बच्चों, आज हम पाठ 2, 3, 5 और 8 की भाषा की बात को हम समझेंगे। भाषा की बात पाठ 2। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है सन से सफेद। समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे और 5 शब्द लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, मैं ये बताना चाहूंगी कि समानता का बोध के लिए, समानता मतलब उन्हीं के समान, ये जानकारी देने के लिए हम लोग सा, सी, से का प्रयोग करते हैं। और अब हम देखेंगे ऐसे और अन्य शब्द और उनका वाक्यों में प्रयोग। नंबर 1, फूल सी कोमल बच्ची सो रही है। छोटी सी बच्ची के लिए किसका प्रयोग किया गया है? फूल सी, फूल के समान। कोयल सा, कोयल का मिश्री सा गीत बड़े आनंददायक होता है। कोयल का मिश्री सा गीत जो है, मिश्री के समान मीठा गीत बहुत आनंददायक होता है। अगला है, यह फल शहद सा मीठा है। फल है लेकिन किसके समान, किसके जैसा मीठा है? शहद सा, शहद के समान। वह पत्थर सा कठोर है। कठोरता का किसके साथ में तुलना किया गया है? पत्थर के समान। वह पत्थर के समान कठोर है। बच्चे का गाल सेब सा लाल है। यहाँ पे तुलना की गई है सेब से। बच्चे के गाल की तुलना, जो छोटा बच्चा है गोरा गोरा, उसके जो गाल है वो किसके समान लाल है? सेब के समान लाल है। प्रश्न नंबर 2 है, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहां जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। ये जो वाक्य बेटा कहानी में आए हैं, आपने देखा होगा, दादी माँ जो है बार बार उनको छू छू कर देखती थी। मतलब जो बात को हमको जोर देना रहता है, जिस बात पे हमको ज्यादा महत्व देना पड़ता है, उस बात को 2-2 बार प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे हम 5 वाक्य पाठ में से देखेंगे। सागर के किनारे दूर दूर तक कोई न था। पाठ में से नहीं है, ये अलग से है। सागर मतलब समुद्र के किनारे नजर डालने पर दूर दूर तक कोई न था। दूर दूर शब्द 2 बार आया है। माँ ना जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। मेरे बार बार मना करने पर भी वह घर छोड़कर चला गया। चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। ये जो शब्द 2-2 बार आए हैं, ये अपनी बात को साबित करने के लिए, जोर देने के लिए कहे जाते हैं। अब हम भाषा की बात पाठ 3 में से समझेंगे। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट और सुंदर बन जाता है। देखिए बेटा, जो बात लेखक कह रहे हैं और उस बात को कहते हुए लेखक ने बहुत सारी समानताएं प्रस्तुत की, मतलब और ऐसे और उदाहरण दिए हैं जिससे कि जो वो बात कहना चाहते हैं वो और अधिक स्पष्ट हो जाए, समझ में आ जाए। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं।
उन्होंने बताया कि जो हिमालय को जब वो देखते थे वहां की नदियों को, तो जब वो ऊंचाई से देखते थे तो वो कैसी लगती थी? संभ्रांत महिला के भांति, शांत, कुलीन, सभ्य, और बहुत सारे उनमें जो अच्छे गुण होते हैं, ऐसे महिला के समान शांत दिखाई देती थी। दूसरा वाला है, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। उन्होंने किसकी तुलना कर दी है? माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद में जब वो बैठते थे तो उन्हें बहुत आनंद और सुकून मिलता था। उसी प्रकार उन्होंने बताया कि जो जल की धारा थी, हिमालय के आसपास जो नदियां बहती हैं उनकी जल की जो धारा थी, जब वो उनमें डुबकियां लगाते थे तो माँ, दादी, मौसी और मामी के समान जिस तरह उनको गोद में बैठने में सुकून और आनंद आता था, उसी तरह उनको डुबकियां लगाने में आनंद आता था। तो ये उन्होंने तुलना करके हमको और अच्छी तरीके से समझा दिया है। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में लिखिए। आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। हम लोगों ने यहाँ पे 3 उदाहरण लिए हैं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अपनी लाल किरण सी चोंच उन्होंने जैसे कि कविता में स्पष्ट किया, ये दूसरी कविताओं में से भी लिया है और पाठ में से भी लिया। जो वो तारक के जो तारों के जो सूरज डूबता हुआ दिखाई देता था, तो जो दाने जो अनार के चमकते थे वो किस तरीके से चमकते थे? कैसे? लाल अनार के दानों के समान चमकते थे। लाल किरण सी चोंच खोल, उन्होंने पक्षी जो थी अपने किरण अपनी चोंच को, लाल लाल चोंचों को खोलकर तारों के जो दाने थे, अनार रूपी दाने, उनको वो चुगते थे। दूसरा वाला है, उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। और दादी ने जब अपने बेटों को देने के लिए उनके परेशानी के समय कुछ कीमती चीज देकर उनको ये बताना चाहा कि मैं भी आप लोग की मदद करना चाहती, तो उन्होंने एक चमकती सी चीज निकाली, संदूक को खोलकर, पेटी को खोलकर। सागर सी हिलोरों की भांति उसका यह मादक स्वर गली भर के मकानों में उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। मतलब उसकी जो आवाज थी, जो प्यारी सी आवाज में अपना चीजें बेचता था, उसमें एक मादक स्वर, मतलब मादक मतलब एक नशा देने वाला उसकी आवाज जो थी वो गली के मकानों में गूंजती थी। तो उसकी भांति किसकी तरह कर दिया? सागर की हिलोरों की भांति। जो सागर की लहरें हैं धीरे धीरे वो उछलती हैं, धीरे धीरे उछलती हैं, उसकी भांति उन्होंने उसकी तुलना किससे कर दी? उसकी आवाज की तुलना सागर की लहरों से कर दी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित होती है। मतलब निर्जीव मतलब जिसमें जान ना हो, और यदि हम उसको इंसानों का नाम दे देते हैं तो ऐसी प्रतीत होती है जैसे वो भी एक जान लिए हुए जीवित चीज है। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे कि उदाहरण देखेंगे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ और रूप में सामने थी। पहले तो वो नीचे बिल्कुल समतल स्थान से हिमालय को देखते थे तो कुछ अलग रूप में दिखती थी, लेकिन उन्होंने बताया जब मैं उसके कंधे पर, उसके इसकी तुलना कर दी एक मनुष्य के कंधे पर, मतलब हिमालय के कंधे पर जब मैं चढ़ा तो उन्होंने देखा कि उसका रूप ही अलग था। इससे उन्होंने अपनी बात को और हमको स्पष्ट और सजीव करके बता दिया है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। काका कालेलकर जो लेखक हैं, उन्होंने
नदियों को एक माँ का रूप दिया है, जिससे हम आज भी नदियों को माँ, मतलब उन्होंने माँ की तुलना कर दी, क्योंकि माँ जो है बच्चों का लालन पालन करती हैं और उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर देती हैं। उसी प्रकार नदियां को भी उन्होंने एक माँ का रूप दे दिया, क्योंकि वो भी हमें पालती हैं। ऐसा करके हमको और स्पष्ट रूप से ये बातें समझ में आ जाती हैं। अन्य उदाहरण देखेंगे बेटा। संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती है, ये भी उसी प्रकार बताया गया है, क्योंकि संभ्रांत महिला मतलब एक कुलीन महिला के समान नदी दिखाई देती है। इसका इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी भाव भंगी, यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। ये सारी बातें इंसानों में होती है, जीवित मनुष्यों में होती है ना। तो ये इनके सारे ऐसे उदाहरण देकर हमें और उस बात को सजीव तरीके से प्रस्तुत किया है। माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं को रूप पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका मन अतृप्त ही है, तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। लेखक ने नदियों को ये बताया है कि वो हिमालय को उन्होंने पिता कहा है, तो फिर से उन्होंने एक मनुष्य के की तुलना करके बताया है, ताकि हमें और उनका जीवित होने का मतलब, नदियों को उन्होंने एक जीवित चीज बता दिया है, ताकि हम उस चीज को और अच्छे से समझ जाएं। जिस तरीके से नदियां जो हैं अपने पिता की गोद में, हिमालय की गोद में वहां पे खेलती थी, फिर भी वो अतृप्त हुई और दूर दूर तक बहकर चली गई। तो उन्होंने इसका उदाहरण देकर हमें एक सजीव मतलब एक जीवित मनुष्य का मानवीकरण के द्वारा हमको उस बात को और सजीव रूप से प्रस्तुत कर दिया है। अगला है, बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। बूढ़े हिमालय की गोद में फिर से मानवीकरण, मनुष्य बना दिया, उनका एक जीवित मनुष्य से तुलना करके ये बता के हमको अपनी बात को और स्पष्ट कर दिया है कि नदियां भी बच्चों के समान उछलती कूदती चंचलता लिए हुए खेला करती थी। अगला है, मनुष्य को हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद बताकर फिर से वही बात सजीव रूप में चित्रित किया है। प्रश्न नंबर 3, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। विशेषण क्या होता है बेटा? विशेषता बताने वाले शब्द, जो उसके गुण और दोष जो भी बताए, उसकी विशेषता बताएं, उसको हम कहते हैं संज्ञा की। खासतौर से संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। इसका परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं। अब नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य। विशेष्य क्या होता है बेटा? संज्ञा शब्द को कहते हैं विशेष्य, और उसकी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। इसका मिलान करना है, देखेंगे हम आगे। संभ्रांत, संभ्रांत क्या है? एक कुलीन नारी, स्त्री। संभ्रांत महिला, चंचल नदियां, समतल आंगन, समतल मतलब प्लेन आंगन, घना जंगल, मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार मतलब बहुत तेज बारिश। प्रश्न नंबर 4, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है, जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। वर्णमाला मतलब आप समझते हैं, क ख ग घ, उसके में लिखना है।
द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना, मतलब दोनों जो पद रहते, दोनों शब्द जो जैसे राजा रानी दिया, ये दोनों प्रधान है, मतलब दोनों अपनी जगह में अपनी महत्व समान रूप से रखते हैं। इसी प्रकार हमको शब्द खोजना है। देखो हमने खोजा है छोटी बड़ी, भाव भंगी, माँ बाप। अगर हम इसके बीच में और लगा देंगे तो कई स्थानों पर दिया है, जैसे राजा और रानी, जिसका अर्थ क्या हो जाता है, राजा और रानी। उसी प्रकार यदि हम इनके बीच में और लगा दें तो ये छोटी और बड़ी, भाव और भंगी, माँ और बाप, ये शब्द बन जाएंगे। और जो ये समास होते हैं द्वंद्व समास, इसमें और शब्द का लोप हो जाता है, मतलब और शब्द बीच में से हट जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे बच्चों। नदी को उल्टा लिखने से दीन हो जाता है। नदी जो शब्द है, अगर हम इसको ऑपोजिट लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दीन, जिसका अर्थ होता है गरीब, है ना। आप भी ऐसे 5 शब्द लिखिए जिसका उल्टा अर्थ लिखने पर सार्थक शब्द, सार्थक मतलब उसका अर्थ बनना चाहिए। ऐसे शब्द नहीं लिखना है हमको जिनका उल्टा करने से कोई मीनिंग ही नहीं बनता हो, बकायदा उनका अर्थ बनना चाहिए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। नदी और दीन। रात का हमने लिखा है तार। जाता ताजा, भला लाभ, राही हीरा, नव वन, नमी मीन, नशा शान, लाल लला। प्रश्न नंबर 6 है, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उसके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। देखो बेटा शब्द दिए हैं सतलुज, झेलम, अजमेर, रोपड़, चिनाब, बनारस। अब हम देखेंगे सबसे पहले सतलुज का जो बदला हुआ रूप है वो है शतद्रुम। उसके बाद रोपड़ का बदला हुआ रूप है रूपपुर। झेलम वितस्ता, चिनाब विपाशा, अजमेर अजय मेरू, बनारस वाराणसी। अब हम पाठ 5 के भाषा की बात को समझेंगे। मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया, ये दो अलग अलग शब्द है। ऊपर वाला वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है। ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है। मिठाई वाला शब्द संज्ञा है तथा बोलना क्रिया है। उसी प्रकार ख में मिठाई वाला शब्द विशेषण है, जबकि बोलने वाली गुड़िया में गुड़िया संज्ञा है, जबकि बोलने वाला शब्द विशेषण है, क्योंकि वो विशेषता बता रहा है कि वो जो गुड़िया है वो उसकी क्या विशेषता है कि वो बोलती है, जो गुड़िया की विशेषता बता रहा है। प्रश्न नंबर 3, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते। आप ये बातें कैसे कहेंगे। आओ बच्चों हम देखें कि हम ये बातें किस तरीके से, नए तरीके से कहेंगे।
नंबर 1, उत्तर नंबर 1, लगता है वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। नंबर 2, भैया इस मुरली का मूल्य क्या है। नंबर 3, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा जाकर उसे कमरे में बुलाओ। अब हम पाठ 8 के भाषा की बात को समझेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। रेखांकित मीन्स जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है उनको हमको ध्यान से देखना है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है, वो कौन कैसे शब्द हैं जिनका सा सी के साथ प्रयोग हो रहा, आपने देखा ना, चादर सी, गल्ले सा, पर्दा सा, मरियल सा, छोटा सा, नन्ही सी। तो ये जो शब्द हैं जो सा सी के पहले आए हैं, प्रश्न में पूछा गया है कि यह व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्द हैं। अब उत्तर देखेंगे बेटा। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ हो रहा है। चादर, गल्ले, छोटी, नन्ही संज्ञा एवं विशेषण शब्द हैं, क्योंकि कुछ शब्द संज्ञा शब्द भी हैं और ये शब्द विशेषण भी है, क्योंकि ये विशेषता भी बता रहे हैं, संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। इसलिए ये जो शब्द हैं ये कौन से शब्द हैं, संज्ञा एवं विशेषण शब्द हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे। प्रत्येक शब्द के लिए दो दो संदर्भ मतलब वाक्य बनाइए। आंधी, दहक और सिमटा। आंधी का शब्द जो है बेटा, आंधी, शाम होते ही जोर से आंधी चलने लगी। और दूसरा शब्द बनेगा, वह आंधी की तरह कमरे में आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। यहाँ पे हमने आंधी की तुलना एक गुस्से वाले व्यक्ति को साथ में कर दी है कि जब गुस्सा आता है इंसान को तो वो आंधी की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसी प्रकार दूसरा शब्द है दहक। दहकना मतलब आग, आपने देखा ना, आग जब जोर से लगती है तो जोर जोर से उसकी लौ उठती है, उसी प्रकार उसका अर्थ होता है दहक। अंगीठी में आग दहक रही थी। अंगीठी मतलब सिगड़ी, जो पहले के समय में लोग सिगड़ी पर खाना बनाया करते थे। तो अंगीठी में आग दहक रही थी, जोर जोर से जल रही थी। दूसरा शब्द है सोमेश, गुस्से से दहक रहा था। सोमेश को भी गुस्सा आया और वो आग की तरह जोर जोर से जलने लगा और जल के कुछ बोलने लगा। सोमेश गुस्से से दहक रहा था, मतलब उसको गुस्सा जो आ रहा वो गुस्से में आग के समान जलने लगा। सिमटा, बच्चा, सिमटा मतलब इसे सिकुड़ के डर के मारे ठिठुर जाना। बच्चा माँ की गोद में सिमटा बैठा था। सूर्य के छिपते ही कमल के फूल सिमट कर बंद होने लगे। जो उनकी पंखुड़ियां थी वो सिमट कर बंद होने लगी। थैंक यू बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भाषा की बात समझ में आ गई होगी।